चलो, अभी तक का कंक्लूजन हमने क्या देखा कि कोई भी कॉइल है, वो कॉइल में चाहे बैटरी ना जॉइंट हो या जॉइंट हो, उसमें अगर फ्लक्स चेंज होगा मतलब या इधर फ्लक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो वो कॉइल में से करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट को हमने नाम दे दिया इंड्यूस्ड करंट। इसको हमने नाम दे दिया इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इंड्यूस्ड करंट। अगर करंट प्रोड्यूस हुआ तो कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, तो वो ईएमएफ को हमने बोल दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। और ये जो फिनोमिना है पूरा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये फैराडे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनका कंक्लूजन था। चलो, अब जो कॉइल है, अगर वो कॉइल में फ्लक्स चेंज हुई, अगर उसमें से करंट पास हुई, उसमें से करंट पास हुआ, तो वो कॉइल खुद भी मैग्नेट बन गई। यस और नो? तो वो कॉइल खुद भी मैग्नेट बन गई। तो अगर वो कॉइल मैग्नेट बन गई, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, सेकेंड वन इज साउथ पोल। तो कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा और कौन सा पोल साउथ पोल होगा, ये जानना है हमें। ठीक है, तो देखो, explain which end of the coil act as a south pole and which end is act as a north pole। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, अगर ये कॉइल में से करंट पास जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो ये जो पोल होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। अगर ये साउथ पोल है, तो इसके पीछे वाला पार्ट होगा वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है ना? आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप एक आप अगर आपके लिए कोई चीज क्लॉकवाइज है, तो आपके ऑपोजिट साइड जो बैठा होगा उसके लिए वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यानी ये जो पोल हुआ साउथ, तो अगर ये साउथ है तो पीछे वाला कौन सा होगा? तो दो पोल ही होता है ना, नॉर्थ और साउथ। अगर ये साउथ है तो पीछे वाला होगा नॉर्थ। अगर ये कॉइल में से करंट एंटी क्लॉकवाइज पास हुआ, कैसे पास हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉइल का ये जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो इसके पीछे वाला फेस होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से इसका यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा पोल साउथ पोल, कौन सा पोल नॉर्थ पोल? अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारी साइड का जो सरफेस होगा तो वो साउथ पोल होगा, और जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमारी साइड का जो सरफेस होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और अपोजिट साइड वाला यानी पीछे की साइड वाला जो होगा वो साउथ पोल होगा, राइट। चलो, अब एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड गिव इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि कोई भी कॉइल है, कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ। अगर करंट प्रोड्यूस हुआ तो कुछ ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ को हमने क्या बोल दिया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये फिनोमिना को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैंने बोला कि वो जो कॉइल होगी वो कॉइल मैग्नेट बन जाएगी, तो उसमें नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। फिर मैंने ऐसा बोला, कौन सा पोल साउथ पोल, कौन सा पोल नॉर्थ पोल, मतलब कि उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कि ईएमएफ की हम डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हम फाइंड करने वाले। ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ लेंज लॉ से हम फाइंड करेंगे। तो एक्सप्लेन लेंज लॉ, राइट। यानी इसका फाइनली हमको क्या इसमें पता चलेगा कि अगर कोई कॉइल में करंट पास हुआ
तो वो कॉइल का कौन सा एंड साउथ होगा, कौन सा एंड नॉर्थ होगा, यानी करंट उसमें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब हम डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने वाले हैं, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट मैं लास्ट में दूंगा। सबसे पहले दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे 10th में ऐसा करते थे कि जब सपोज कोई भी थ्योरम में A इक्वल टू बी हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करते थे, लेट अस एज्यूम दैट A इज नॉट इक्वल टू बी, याद है। और फिर लास्ट में हम ऐसा करते थे, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग देयरफॉर A इक्वल टू बी। ऐसे थ्योरम में हम कुछ करते थे 10th में, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे करना है। हम देखो क्या करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है, उसके साथ क्या जॉइंट है, गैल्वेनोमीटर, एंड वी हैव अ मैग्नेट। वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल सच दैट नॉर्थ पोल पॉइंटिंग द कॉइल, यानी ये जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल की साइड है और साउथ पोल कॉइल के ऑपोजिट है। हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब भी हम नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स टू द कॉइल ले जाएंगे, यानी मोशन टुवर्ड्स टू द कॉइल हम लेंगे, तब सपोज करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। करंट कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, ऐसा सपोज हम एज्यूम करते हैं। तो करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो एंड होगा वो क्या होगा, साउथ। मतलब यानी ये कॉइल को आप परपेंडिकुलर देखो, ये कॉइल को, तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ है, तो पीछे वाला क्या होगा, नॉर्थ। तो ये सपोज साउथ है, ऐसा हमने एज्यूम किया। देखो as shown in figure 1, suppose a bar magnet is moved towards the coil with its north pole facing the coil. Now in this condition assume that, देखो हमारा assumption start हुआ, current flows in clockwise direction, hence the ends of the coil faces the magnet is a south pole, यानी ये जो एंड होगा वो साउथ। आप कॉइल ऐसे भी यूज कर सकते हो, या तो ऐसे भी कॉइल यूज कर सकते हो, ऐसी कॉइल, ठीक है। तो यानी ये जो होगा, तो ये होगा यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये साउथ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यहाँ पे हमने मैग्नेट को मूव करना है, और मैग्नेट को कैसे मूव करेंगे कि नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है। ऐसा हमने एज्यूम किया। अब हम देखते हैं कि हमारा एजम्पशन राइट है या रॉन्ग, ठीक है। तो इफ आवर एजम्पशन इज ट्रू, देन बाय गिविंग अ जेंटल पुश टू द मैग्नेट विल अट्रैक्टेड थ्रू द कॉइल। ओके, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी नॉर्थ है और हमारा एजम्पशन ऐसा हुआ कि ये साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन होगा तो ये मैग्नेट को सिर्फ जेंटली पुश करेंगे, तो ये जो मैग्नेट होगा ये ऑटोमेटिकली कॉइल के साथ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये कॉइल के साथ यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और आपको पता है F इक्वल टू एम ए, अगर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो यानी ये जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये मैग्नेट की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैग्नेट के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, राइट। और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। ये हमारा सपोज एजम्पशन है, ठीक है। तो सपोज ये कॉइल के साथ हमने कुछ रेजिस्टेंस ज्वाइन किया, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, ठीक है। तो अगर ये कॉइल में से करंट पास हुआ तो ये कॉइल में से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 में आता था, I2RT, ठीक है। अगर ये कॉइल का मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R, तो इसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, I2RT। तो ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई, तो हमने कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, सिर्फ जेंटल पुश दिया, फिर हम कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिकली मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉइल, ऑटोमेटिकली करंट पासेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने बोल दिया कि ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ साउथ क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो यानी ये जो मैग्नेट होगा वो एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स द कॉइल।
यानी यहाँ पे फ्लक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, यहाँ पे करंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है तो करंट आई प्रोड्यूस हुआ और रेजिस्टेंस आर हमने लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, आई स्क्वायर आर टी। यानी यहाँ पे हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी प्रोड्यूस, एनर्जी को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी को प्रोड्यूस भी हम नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और ये एजम्पशन में क्या किया, विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी, विदाउट डूइंग एनी वर्क, वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रॉन्ग हो सकता है, या तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो सकता है। तो क्या रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वो तो यूनिवर्सली प्रूव्ड है, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा। फिर से देखो हमने क्या किया, इन दिस फिगर अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, ये बार मैग्नेट को हमने मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, वेयर नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कॉइल। Now in this condition we assume that the current passing through, the coil is in clockwise direction. कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज। तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हुआ, तो करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हुआ, तो यानी ये पोल होगा साउथ पोल। तो अगर ये साउथ होगा, ये नॉर्थ तो है ही, तो हमें सिर्फ जेंटल पुश करेंगे तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द कॉइल। यानी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और एक्सेलरेट होगा, यानी ये जो मैग्नेट होगा जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर ये कॉइल का रेजिस्टेंस आर है और करंट आई पास हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यानी टी टाइम में आई स्क्वायर आर टी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। यानी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस की उसके लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, राइट। मतलब कि ये जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। तो राइट क्या है, अगर ये साउथ नहीं होगा तो क्या होगा, दो ही पोल पॉसिबल है ना, या तो साउथ या तो नॉर्थ, तो ये नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर therefore a bar magnet is moved towards to the conducting coil with its north pole facing the coil, the ends of the coil which faces the magnet, यानी ये जो एंड है, यानी ये जो अगर हमने कॉइल ली तो ये जो एंड है जो मैग्नेट को फेस कर रहा है, ये एंड भी नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। सो इन दिस कंडीशन रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। देखो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा, रिपल्शन, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो रिपल्सिव फोर्स के ऑपोजिट में हमें वर्क करना पड़ेगा, यानी हमें मैग्नेट को नजदीक ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो यानी वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, यानी ये वर्क को हम बोलेंगे मैकेनिकल वर्क, वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। यानी ये जो वर्क होगा उसको हम मैकेनिकल वर्क भी बोलेंगे, या तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज करेंगे उसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। यानी हमने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यूज की, तो जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी यूज की यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, आई स्क्वायर आर टी, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है, वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया कि हमने मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की, यानी ये एजम्पशन हमारा राइट है, ये
ये एजम्पशन हमारा राइट है, यानी जो प्रीवियस एजम्पशन वाज रॉन्ग, ये एजम्पशन क्या है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, in this condition the repulsive force produced between the coil and magnet, hence mechanical work is required to maintain the motion of the magnet. So heat energy या इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे I2RT को हीट एनर्जी भी बोलते हैं या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हैं, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी अब ये चीज राइट है कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये सामने वाला कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। अगर ये साउथ पोल होता, नजदीक ले जाते, तो ये क्या होता, साउथ होता। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है तो कॉइल क्या होती, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज याद रखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, अगर देखो यहाँ पे अगर फ्लक्स इंक्रीज होती है तो सेम पोल लेंगे, सेम पोल। ठीक है, यानी ये नॉर्थ होगा तो ये नॉर्थ, ये साउथ होगा तो ये साउथ। फ्लक्स इंक्रीज कब होगी, जब हम नजदीक ले जाएंगे, या इसको नजदीक ले जाएंगे या इसको नजदीक ले जाएंगे, राइट। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आगे हमने देखा कि अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो करंट भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा, अगर मैं मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे जैसे एंटी क्लॉकवाइज था तो फिर वो क्लॉकवाइज फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज हमको पता है, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। तो जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएंगे, मैग्नेट को कॉइल से हम दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगी, तो ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, साउथ। तो ऐसा याद रखना कि अगर फ्लक्स डिक्रीज होती है तो ऑपोजिट पोल, अगर फ्लक्स डिक्रीज होती है तो कौन सा पोल होगा, ऑपोजिट पोल। ठीक है, इसका सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल को मैं मोशन करवा रहा हूं ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो पोल है वो कौन सा है, नॉर्थ पोल है, और ये पोल है साउथ पोल। तो अब पूछा है कि ये कॉइल में से करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। आप यहां से देख रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, देखो नजदीक ले जाओ, नजदीक ले जाओ तो मैंने क्या बोला, सेम पोल। तो ये नॉर्थ होगा तो ये वाला एंड नॉर्थ होगा, बट आप तो यहां से देख रहे हो तो ये वाला एंड क्या होगा, साउथ। तो आपके हिसाब से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। पता चला कि नहीं चला, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए ना, जो कहो ये नॉर्थ। देखो मैं कॉइल को नजदीक ले जाता हूं मैग्नेट के, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगी, यस और नो। तो जो फेस होगा, जो फेस जो मैग्नेट साइड होगा तो उसमें सेम पोल, तो ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ ही होगा ना। तो आप यहां से देखो तो ये नॉर्थ हुआ, बट आपको देखना है यहां से, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, तो अगर ये नॉर्थ है तो इसके पीछे वाला क्या होगा, साउथ। तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है भाई, साउथ है ना बेटा, साउथ होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पता चला कि नहीं चला, हाँ, अगर आप यहां से देखते हो तो आपके हिसाब से ये नॉर्थ पोल और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट मैंने बोला ऑब्जर्वर तो यहाँ पे दूसरी साइड है। पता चला कि नहीं चला, हाँ सर, पक्को। हाँ सर, मतलब कि ये जो है ना, ये बहुत टिपिकल सम है, क्योंकि देखो हमने जनरली क्या लिया कि फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो सेम पोल, फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो ऑपोजिट पोल, तो आप तो यही रख के जाओगे, ऐसा नहीं आपको देखने का। यानी आपको जो फेस है, जो कॉइल जो
मैग्नेट साइड है वो ही सेम, ये नॉर्थ तो ये नॉर्थ, बट ये आपको यहां से देखना है, तो ये क्या होगा, साउथ, तो साउथ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जे डबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक याद रखो, अगर फ्लक्स इंक्रीज हुई तो एंड ऑफ द कॉइल विच इज नियर टू द मैग्नेट, एंड ऑफ द कॉइल विच इज नियर टू द मैग्नेट हैविंग सेम पोल, एंड फ्लक्स डिक्रीज हुई तो एंड ऑफ द कॉइल विच इज नियर टू द मैग्नेट हैविंग ऑपोजिट पोल। आप ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मैं लेंस लॉ, चलो इसमें कोई डाउट है बेटा? ना सर। ओके, तो अब लेंस लॉ, उसकी डेफिनेशन देता हूं कि लेंस लॉ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन देखो, यहां पे ईएमएफ या तो करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, बताओ, प्रोड्यूस क्यों हुआ, यानी यहां पे ईएमएफ या तो करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, कॉइल के कारण, मैग्नेट के कारण, कि मैग्नेट की मोशन के कारण। मैग्नेट ने मोशन था। हाँ, तो मैग्नेट की मोशन के कारण, यानी यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहां पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये नॉर्थ है तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ ही होगा ना, यस और नो। तो मतलब नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन। नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन, तो यानी होगा रिपल्शन, यानी रिपल्शन होगा तो ऑपोज करेगा। ये सबको कंबाइन करो तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट बन जाएगा। अब देखो लेंस लॉ का सिंपल वर्ड में स्टेटमेंट, जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण मतलब मोशन ऑफ द मैग्नेट, जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसी का ही ऑपोज करे वैसी डायरेक्शन में यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वंस अगेन, जिसके कारण यानी मोशन ऑफ द मैग्नेट, उसके कारण कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ, उसी का ही यानी ये मोशन ऑफ द मैग्नेट का ही ऑपोज करे वैसी डायरेक्शन में यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट बना दे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ and induced current produced in such a direction that the magnetic field produced in such a direction that the magnetic field produced due to it opposes very cause which produces, very cause मतलब reason, तो किसके कारण, ड्यू टू मोशन ऑफ द रीजन, मतलब जो इसको प्रोड्यूस, जो रीजन के कारण ये प्रोड्यूस होता है उसी का ही ये ऑपोज करता है वैसी डायरेक्शन में यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी द इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF and induced current is produced in such a direction that the magnetic field produced in it, such direction that the magnetic field produced due to it, आई काम करो ये दो बार हमने लिख लिया है, such a direction that the magnet, that ये कट करो, such a direction that the magnetic field, ये पोर्शन कट करो, ये दो बार टाइप हो चुका है, that the magnetic field produced due to it opposes very cause which produce it. Once again, the induced EMF यानी इसमें जो induced EMF या induced current produce होता है in such a direction that the magnetic field produced due to it, यानी यहाँ पे जो magnetic field produce हुआ इसकी मोशन के कारण उसी का ही ऑपोज करे, that oppose very cause which produce it, यानी जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी का ही ऑपोज करे वैसी डायरेक्शन में यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यानी ये जो है इट इज अ लेंज लॉ, मतलब कि अगर ये नॉर्थ पोल होगा और फ्लक्स इंक्रीज होगी तो ये जो एंड होगा नियर टू द कॉइल ये नॉर्थ होगा, और अगर यानी करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज में, अगर ये साउथ होगा और इसको नजदीक ले गए, ठीक है, तो यानी यहाँ पे कॉइल में भी आपको क्या मिलेगा, साउथ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ
वो करंट की डायरेक्शन हमने फाइंड करी यूजिंग लेंस लॉ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, प्रोड्यूस इन द कॉइल in such a direction, direction that it opposes very cause which produce it, cause which produce it, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, which produce it। तो ऑलरेडी वीडियो भेजने वाला हूं, तो इसमें से आप लेंस लॉ का स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। देखो भाई, जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो ये नंबर लिख लेना, मैं मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये जो लेक्चर है उसका रिकॉर्डेड वीडियो एंड पीडीएफ दोनों आपको भेज दूंगा, राइट। नाउ इसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेनिंग, यानी हमको ऐसा पता चला कि फ्लक्स चेंज होती है तो करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये करंट की डायरेक्शन हमने लेंस लॉ से फाइंड करी। अब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कितना होगा, वो बोला फैराडे ने, यानी अब देखते हैं फैराडेज लॉ, ठीक है। देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे फैराडेज लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF produced in a closed circuit or a coil, कोई भी कॉइल या तो क्लोज सर्किट, हमने ऐसा बोला था ना कि यहाँ पे एक कॉइल है और उसके साथ ज्वाइन किया है गैल्वेनोमीटर, यानी ये जो पूरी सर्किट है ये क्लोज है, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, यानी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल, देखो एवरेज क्वांटिटी को हम ये ब्रैकेट में बताते हैं, ठीक है, ये एवरेज क्वांटिटी, ये ब्रैकेट एवरेज क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है। तो एवरेज ईएमएफ E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब कि डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और उसका नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ हमने बोला कि यहाँ पे जिसके कारण ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी का ही ऑपोज ये करता है, यानी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव साइन शोज द प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ, यानी यहाँ पे लेंस लॉ फॉलो होता है, यानी जो फैराडे ने ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ईएमएफ कितना है वो बताया, तो उसके अंदर उसने लेंस को भी इंक्लूड किया था, ठीक है। अगर मैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इसको हम डी फाइव बाय डी टी भी बोल सकते हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम डी फाइव बाय डी टी, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। ये तो सिर्फ एक कॉइल के लिए, अगर n टर्न्स है कॉइल के तो फॉर n टर्न्स वी हैव E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, एक टर्न के लिए डी फाइव बाई डी टी है, तो n टर्न के लिए कितना होगा, तो n टर्न्स के लिए होता है n डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, ये ईएमएफ। चलो n को मैं अगर अंदर ले जाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा कि माइनस डी बाई डी टी एन फाइव, वेर एन फाइव इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। देखो एक फ्लक्स, एक कॉइल की फ्लक्स है फाइव, तो एन कॉइल की फ्लक्स कितनी, तो वो होगी दोस्तों एन फाइव, राइट। तो ये जो है इट इज अ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ उसने क्या बोला कि हियर ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, राइट। यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज द प्रेजेंस ऑफ लेंस लॉ। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले ले तो यानी यहाँ पे ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाइव बाय डी टी।
ये एक कॉइल के लिए n, अगर कॉइल के n टर्न्स है तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, n d phi by dt। ठीक है, चलो n को आप अंदर ले जाओ तो d by dt n phi, where n phi is called total flux linked with the coil, right? तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ये हमको पता चला, ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ ये हमको पता चला। अब ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है वो हम देखते हैं, बट उससे पहले ये जो ईएमएफ है उसमें हमने कुछ ना कुछ मोशन करवाई। देखो आगे दो मैग्नेट थे, तो दो मैग्नेट में ये एक मैग्नेट था, ये दूसरा मैग्नेट था, तो हमने क्या किया, अपर एंड लोअर मैग्नेट को हमने ऊपर नीचे, पहला मैग्नेट को ऊपर नीचे किया, तब जाके ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। हमारे पास ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, ये कॉइल और मैग्नेट को हमें मोशन करवाना पड़ता है, तब जाके ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी ये ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और ये मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखो what is motional EMF and how the flux associated with the closed path changes। यानी मोशनल ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, मोशनल ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे कैसे, यानी कौन कौन सी मेथड से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हियर मैग्नेट इज मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, यानी यहाँ पे कॉइल है, मैग्नेट को आप नजदीक ले जाओ या तो मैग्नेट को दूर ले जाओ, तो ये नजदीक ले जाओ तो फ्लक्स इंक्रीज होगी, दूर ले जाओ तो फ्लक्स डिक्रीज होगी, राइट। फिर द कॉइल कैन बी रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये रही कॉइल, ये इसका एरिया वेक्टर, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये कॉइल को आप ऐसे रोटेट कराओ तो एरिया वेक्टर चेंज, अगर कॉइल ऐसे हो गई तो एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा, तो अब एंगल बदल जाएगा, तो ए और बी के बीच का एंगल बदल जाएगा। यहाँ पे ए और ये केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। अगर कॉइल को हॉरिजॉन्टल ले लो तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, तो मतलब कि थीटा चेंज हुआ तो फ्लक्स क्या हो गया, चेंज। तीसरा, the coil can be placed inside a magnetic field and magnitude of magnetic induction changes। यानी अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज करते हैं तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज, बिकॉज फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीसरी मेथड। अब चौथी मेथड क्या है, एक मिनट, यहाँ पे ओके अब चौथी मेथड क्या है, द मैग्नेट कैन बी मूव्ड इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, यानी यहाँ पे फील्ड लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर इक्विडिस्टेंस। अब यहाँ पे मैं कॉइल को मूव करता हूं तो कॉइल यहाँ पे है तो सिर्फ एक फ्लक्स है, अगर कॉइल को मैं यहाँ पे ले गया तो फ्लक्स 3 हो जाएगी, तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगी। यानी कॉइल को यहाँ ले जाओ तो फ्लक्स इंक्रीज, कॉइल को ये साइड ले जाओ तो फ्लक्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, एंड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल, श्रिंकिंग और स्ट्रेचिंग, अगर कॉइल को स्ट्रेच करो तो एरिया बढ़ेगा, कॉइल को श्रिंक करो तो एरिया कम होगा, तो अगर एरिया चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। यानी टोटल ये 5 तरीकों से फ्लक्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ यानी द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोशन, यानी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, या तो मोशन करो, या तो एरिया चेंज करो, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या तो रोटेशन करो, या तो एंगल चेंज करो। तो ये जो ईएमएफ है उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आईएमपी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर अधूरा रह जाए तो आप फिर से यहाँ पे एक काम करो, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेंगे। काम करता हूँ मैं, अभी मीटिंग खत्म करता हूँ, आप सब लोग रीज्वाइन हो जाओ क्योंकि एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो रीज्वाइन हो जाओ सब।